हाँ, तो हिस्ट्री की कैप्सूल सीरीज अपने कंप्लीट हो गई है। अब अपना नंबर है इंडियन पॉलिटी का। इसके अंदर कुछ चैप्टर बच गए हैं। वर्ल्ड पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है कैप्सूल सीरीज के अंदर, और इसका अपना आज करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसको भी जल्द कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली, जिसको अपन शॉर्ट में आईपी बोल सकते हैं, इंडियन पॉलिटी। इसका चैप्टर का नाम है 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट यानी नियोजित विकास की राजनीति। इसका कैप्सूल सीरीज है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के, ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया, वर्णन कीजिए। विच एरियाज वर गिवन मोर एम्फेसिस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान डिस्क्राइब। ठीक है, तो सन 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रारूप जारी हुआ तथा इसी वर्ष नवंबर के अंदर, ठीक है, नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। ठीक, दोनों बातें याद रह जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक का टाइम पीरियड, इसका 5 साल का, उसका मेन उद्देश्य था देश को गरीबी के जाल से निकालना। यह मेन उसका उद्देश्य था तथा इस योजना में अधिक बल जो दिया गया वो दिया गया कृषि क्षेत्र पर। यहां से हर क्वेश्चन बनेगा। अभी एमसीक्यू जो टेस्ट होना है वहां वो भी यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। मैंने लिया भी है टेस्ट की पहली योजना के अंदर किस पर ज्यादा जोर दिया गया, वही चीज है। टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, वो चीजें। इस योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया और विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी चोट लगी थी तथा इस क्षेत्र को तुरंत ध्यान देना आवश्यक भी था। इसलिए हमने भांखड़ा नांगल जैसी कुछ विशाल परियोजनाओं के लिए भी अपने काफी धनराशि इकट्ठी की थी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा भांखड़ा नांगल। ठीक है, तो बहुत ईजी है। पहली 5 ईयर प्लान को अपन बात करें 1951 के अंदर रिलीज किया गया, और अपन इसको बात करें नवंबर के अंदर इसका जो है प्रेजेंटेज वास्तविक दस्तावेज के रूप में कंप्लीट हुआ। और फिर अपन बात करें इसका टाइम पीरियड की, याद आपको 51 से 56 इसका टाइम पीरियड है, और मेन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और डैम्स और इरिगेशन के ऊपर इस पर बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया। और भांखड़ा नांगल इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो भांखड़ा नांगल यानी हीराकुंड प्रोजेक्ट, दोनों लिख सकते हो, बहुत ईजी है। और कंटिन्यू भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, मतलब दीर्घ लघुतात्मक। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि वितरण का जो ढर्रा मौजूद है, मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है, सिस्टम, ढर्रा का मतलब सिस्टम, उससे कृषि विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। भाई ये था, जब इस पंचवर्षीय योजना को लेके आए, इस 5 ईयर प्लान को जब लेके आए, तो ये सोचा गया कि जो अभी डर रहा है सिस्टम जो चल रहा है वो सही नहीं है एग्रीकल्चर, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए चेंज किया। और इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया तथा उसने देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था, दोनों में अंतर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था, ठीक है, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था उद्योगों पर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, जबकि सेकंड के अंदर जो इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया गया। ये इन बेसिकली इनके अंदर जो अंतर है। इस योजना में सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था। इस नीति से निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। तो ध्यान रखना, दिस हेल्प्ड इन प्रोग्रेस टू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज and this focus on industrialization gave a new dimension to the development of Indian economy। ये वाकई इसमें सुधार हुआ था, ये हो गया। फिर है सेकंड क्वेश्चन हरित क्रांति का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, इसमें थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो चाहो तो। व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन और 2 पॉजिटिव टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अपन को लिखना है। तो हरित, पहली बात अपन आंसर लिखेंगे बड़े तरीके से, हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है। तो हरित क्रांति का मीनिंग देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो वो है कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई थी, है ना। जो क्षेत्र तथा विकास कृषि के मामले में पिछड़े हुए थे, प्रारंभ में सरकार ने उनको अधिक सहायता देने की नीति अपनाई, एक तो ये, ठीक, और इस नीति को छोड़ दिया गया। ठीक है, सरकार ने अब उन क्षेत्रों पर अधिक संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई की सुविधा विद्यमान थी। वहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करो, कृषि करो, सिंचाई करो, लेकिन वहां पर जहां ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की पॉसिबिलिटी है, इरिगेशन की। ठीक है, यानी कि फार्मिंग यूजिंग प्रिमिटिव फार्मिंग टेक्निक्स। तो ध्यान रखना, यानी अर्लियर एड एंड फैसिलिटीज यूज्ड टू गिवन मार्जिनल पुअर फार्मर्स हु एंगेज्ड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूजिंग प्रिमिटिव फार्मिंग, यानी कि जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में यह तर्क दिया गया
कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, हरित क्रांति कहाँ पर लाई गई थी? पंजाब हरियाणा के अंदर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ के किसान पहले से समृद्ध हैं, तो कहा कि इनको फैसिलिटी दो, ये और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। उस टाइम हमें अनाज की ज़रूरत थी, बेसिकली हम गेहूं वगैरह भी विदेशों से लाते थे, यूएसए वगैरह से, इसलिए कहा कि जो पहले से समृद्ध, जो पहले से ही मतलब कहते हैं ना जो डेवलप है ना, उनके लिए इस टेक्निक को अप्लाई किया जाए। ठीक है, और सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज दिए इनको, हाई वैरायटी के बीज दिए, उर्वरक दिए, कीटनाशक दिए और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर, बहुत कम मूल्य पर। अनुदानित मूल्य का मतलब क्या हो गया? कम पैसों में। ठीक है, इट वॉज आर्ग्यूड दैट सिंस फार्मर्स वर ऑलरेडी, हाँ ये तो पर देख लिया, प्रोस्परस एंड कैपेबल, वो ज़्यादा काम करेंगे और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, क्विक रेट मतलब बहुत कम दामों में इनको अच्छे बीज अवेलेबल करवाए गए, उर्वरक भी दिए, खाद वगैरह सब दिए इनको, है ना, ये हो गया। फिर सरकार ने किसानों को इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। जैसे अभी जो आंदोलन हुआ था पंजाब हरियाणा के अंदर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा किसानों ने किया था, वो एमएसपी यानी कि एक फिक्स रेट के ऊपर आप फसल खरीदेंगे, आप गारंटी दे रहे हो तभी हम खेती बाड़ी करेंगे, और नहीं करेंगे। तो सरकार ने कहा था कि बिल्कुल हम एक अच्छी रेट के अंदर फिक्स रेट कर दी, उसमें हम आपकी जो धान को खरीदेंगे, और यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। फिर इस प्रकार हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उपज में यथासंभव अधिक वृद्धि करने हैं। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे ये 2-2.5 लाइन नए भी लिखो तो चल जाएगा, पहले वाली सही है, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको आप छोटा कर सकते हो। सन 1960-61 से लेकर 1968-69 की अवधि देश के कृषि इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर मतलब लगभग 10 से 1 साल का, 9-10 साल का टाइम पीरियड, ज़बरदस्त तरीके से हमने इस टाइम पर अच्छी पैदावार की बिकॉज ऑफ हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, और इस अवधि में हमने कृषि क्षेत्र में पूर्ण विफलता तथा भविष्य की उज्जवल आशाओं के साथ में अत्यधिक सफलता दोनों का अनुभव प्राप्त किया। भारतीय कृषि के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने हेतु एक सुनिश्चित कृषि नीति का पालन कर रहा है। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय देश के वैज्ञानिकों तथा कृषकों अथक प्रयासों को है। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का योगदान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, उल्लेखनीय है। ये भी याद रखना, लुधियाना की जो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस, हालांकि साइंटिस्टों का भी है, फार्मर्स का भी है, वो सब भी हैं। तो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा कम 1-2 लाइन लिख देना, बाकी छोड़ देना भले, लेकिन ये पहला पैराग्राफ पूरा लिखना है। ठीक है, और अब अपन कुछ नकारात्मक और सकारात्मक देख लेते हैं, क्या तो इसके फायदे और क्या इसके नुकसान हुए। तो हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। पहला तो ये कि हरित क्रांति के कारण धनी किसानों तथा बड़े भूस्वामियों को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि हमने ये हरित क्रांति कहाँ पर अप्लाई की थी? जो पहले से ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि उनको टेक्निक दोगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो उनका अच्छा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतियार पैदावार में सामान्य किस्म की वृद्धि हुई, जैसे गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और हमें बेसिकली अनाज ही पैदा करना था, खाने वाला अनाज गेहूं, क्योंकि उस टाइम पर हमें गेहूं की कमी थी और गेहूं हर कोई खाता है। तो देश खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई, ये बात तो ठीक है, यानी कि हमें द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन क्रॉप जो वीट है, वीट और राइस दोनों ले सकते हो, इसकी पैदावार बढ़ी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन इंडिया। हरित क्रांति के कारण कृषि में मध्यम श्रेणी के जो भूस्वामित्व वाले किसान थे वो थोड़े निकल के आए, जो ठीक ठाक थे, मीडियम थे, वो भी थोड़ा उनका ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जो मीडियम फार्मर्स हैं उनका भी ग्रोथ हुई और इन्हें बदलावों का लाभ प्राप्त हुआ, तो देश के अनेक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर ये उभरे। ये तो चलो अपन ने देख लिया 2 फायदे, 2 नुकसान भी है। जो गरीब थे, हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामित्वों के बीच का अंतर मुकर हो गया, मतलब कि गरीब गरीब रह गया, पैसे वाले और ज़्यादा पैसे वाले हो गए, अंतर बढ़ गया। और इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब कृषकों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हुई। और हरित क्रांति से समाज में विभिन्न वर्गों तथा देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में ध्रुवीकरण तेज हो गया, मतलब ये बंट गए, यानी कि polarization picked up amongst various classes of the society and amongst various regions due to the green revolution। और स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे, तो वो तो कुछ ठीक थे पहले से ही, बाकी सब की जो राष्ट्र थे, बाकी जो स्टेट थे वो थोड़े पिछड़ गए। मैंने कहा था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन से, हरित क्रांति से बेसिकली जो फायदा हुआ वो पंजाब, हरियाणा और यूपी को ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ के किसान पहले से समृद्ध थे, पहले से ही मतलब प्रॉस्परस थे और उनको थोड़ा सा और फायदा हो गया। तो ये कुछ नुकसान भी थे और कुछ फायदे भी थे। अगला क्वेश्चन है, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है, यानी कि एक्सप्लेन द लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। ये कौन कौन से, यहाँ पे लेफ्ट विंग या राइट विंग कह सकते हैं, ये कौन कौन थे, द लेफ्ट द राइट, दोनों ही सही है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले बात करता लेफ्ट की, वामपंथ की।
वामपंथ शब्द से प्रकट होता है सामाजिक बदलाव को लेकर राजनीतिक दल या समूह कौन सा पक्ष लेगा, ठीक है। यानी वामपंथ से सामान्यतः उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, यहां से लिख सकते हो, ठीक है, यहां से, ठीक है, लाइन छोड़ सकते हो चाहो तो। द लेफ्ट यूजुअली रेफर्स टू पीपल हु फेवर द पुअर एंड बैकवर्ड सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना, एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट बेनिफिट दीज क्लासेज। यानी कि ये उन लोगों को संकेत किया जाता है जो गरीब पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं तथा इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन भी करते हैं। फिर भारत में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, दो है, देखो, भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी दोनों है ना। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एम शॉर्ट में लिखते हैं ना, दोनों फर्क है। तथा समाजवादी दल स्वयं को वामपंथी मानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे वामपंथी मानने वाले लोगों के। और वामपंथी भूमि सुधारों तथा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन प्राय किसानों एवं मजदूरों को दिए जाने के पक्षधर में थे ये हमेशा। तो ध्यान रखना, ये जो वामपंथी है ये हमेशा किसानों के, गरीबों की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। जबकि जो राइट विंग है, दक्षिणपंथ है, दक्षिणपंथी विचारधारा से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए, मतलब एज लाइक बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, इनकम ज़्यादा, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, ये इन पर मतलब अर्थव्यवस्था द्वारा प्रगति हो सकती है, इनका ये मानना है। और सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप, मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इनकी ये मानना है। दक्षिणपंथी उदारवाद, वैश्वीकरण, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, उन्मुक्त व्यापार आदि के पक्षधर है ना। यानी कि ये जो है ना राइटिस्ट फेवर लेते हैं लिबरलिज्म का, ग्लोबलाइजेशन का, कैपिटलिस्ट का, इंडिविजुअलिज्म या ओपन ट्रेड एक्सेट्रा, इनका ये ज़्यादा बेनिफिट मतलब मानते हैं। स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब पार्टियां इसके एग्जाम्पल है, समझ गए, ओके। इसको दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो अपने पढ़ा था इसमें एग्जाम्पल अपने लिए हैं भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, समाजवादी, ये इसमें लिए अपने, दोनों ध्यान रखना। इसमें राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी आ जाएगी, स्वतंत्र पार्टी आ जाएगी, भारतीय जनसंघ आ जाएगी, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाएगी, ये सब इसमें है ना। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े अधिकांश वो भी सब दक्षिणपंथी हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ना। यानी अभी जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सब इसी के पार्ट माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हालांकि अभी योजना आयोग खत्म होकर नीति आयोग बन गया, लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल के लिए। तो योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था, क्या वे अपने गठन के उद्देश्यों में सफल रहा, ये बोर्ड के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन भी है 2012 में। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, व्हाट इज सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स क्रिएशन, ठीक है। तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। अतः भारत के लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा को सुधारने के लिए सरकार के पास एक ही रास्ता था, वो था योजना। मतलब मैंने कहा था ना आपको कि कोई भी काम करते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। तो कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया, कुछ प्लानिंग की गई और 5-5 साल की प्लानिंग की गई, ठीक है, योजना बनाई गई। और ये इसके लिए ताकि देश का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए सन 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, योजना आयोग की एस्टेब्लिश कब किया गया, 1950 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जिसका मुख्य उद्देश्य योजनाएं बनाना था और प्रत्येक योजना का लक्ष्य निर्धारित करना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया वर वेरी बैड इन टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, वेरी बैड थी। दस प्लान डेवलपमेंट वॉज ओनली वे, सिर्फ एक ही डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट करना एक वे था of government to improve the social, economic and political conditions of citizens. For this purpose, the government set up the Planning Commission of India. तो लिख सकते हो ब्रैकेट में 1950, इंग्लिश मीडियम वाले ब्रैकेट में लिखते हैं 1950, ताकि थोड़ा अच्छा आंसर बन जाएगा। प्लानिंग कमीशन ब्रैकेट में 1950, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर योजना आयोग ने अपने गठन के निम्नलिखित कुछ उद्देश्य थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसने लिए थे, क्या उसमें वो सक्सेस हुआ, देखते। पहला क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार होने चाहिए। All citizens, men and women, should have equal right to sufficient means of livelihood. समुदाय के भौतिक संसाधनों के समूह नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे जनसाधारण की भलाई हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएं तथा जनसाधारण की भलाई बाधित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द corruption and control of the physical resources of community should be distributed in such a manner that means of funds and production should not be concentrated in one place and the welfare of common people should not be obstructed, ठीक है, ये था। इस प्रकार
फाइनल 2 ऑब्जेक्टिव लिए अपन ने। इस प्रकार उपयुक्त उद्देश्यों पर विचार करते हुए भारत में योजना आयोग द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई ताकि देश को सुनियोजित विकास संभव हो सके, और योजना आयोग अपने गठन से लेकर वर्तमान तक अपने गठन के उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रहा है। ठीक है, ये लिखना आपको। योजना आयोग द्वारा निर्मित योजनाओं से देश विकास के पथ पर अग्रसर है। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन वर्किंग ऑन दीज गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड वेरियस 5-year plans to facilitate plan development in the country, and the planning commission has been quite successful in the fulfilling its mandate right from the time of its formation to the present time. The country has treated the path of development on the basis of plan made by the planning commission. ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ विशेषताएं बताइए। लास्ट क्वेश्चन एक तरीके से अपना इलुसिडेट द मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, उसको हम कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिसमें समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा निर्देशन सरकार के हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है, ध्यान रखना। और इसके विपरीत निजी क्षेत्र में स्थापित स्थापित उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व, निर्देशन, नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है। ये अपन जानते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाला काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होता है। ये तो कॉमन सेंस अपन जानते हैं शुरू से ही। अब अपन पूछ लेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं है ना, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स इकोनॉमी। तो इसमें 3-4 अपने विशेषताएं ली है। पहली है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सेकेंड है लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहले इन दोनों को समझते हैं। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन भी रहता है। यानी कि द मेन फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, और देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन दीज 2 सेक्टर्स। दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन, लक्ष्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण, सभी बातों का निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, द डिसीजंस रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, determination of objectives, defining policies etc. is taken by people representatives in the parliament या गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरा लाभ उद्देश्य, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है मेन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है, आपको पता है ना, और निजी क्षेत्र हमेशा अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के लिए करता है। प्राइवेट वाला कोई बंदा हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। ठीक है, उसको पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। द प्राइवेट सेक्टर हैज अ prominent role in the mixed economy. The private sector works to obtain profit through economic activities undertaken by it. और चौथा लास्ट मूल्य तंत्र पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द प्राइस सिस्टम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र यानी कि बार बार रेटेड डाउन ऊपर नहीं, फिक्स सिस्टम होता है। मूल्य तंत्र के संचालन को सरकार जन कल्याण की दृष्टि से स्वयं की कीमत नीति जो है वो द्वारा नियंत्रित करती है। मतलब कौन सी चीज़ कितने किस कॉस्ट में बेचनी है, कब बढ़ानी है, कब घटानी, सिस्टम है उस पर काम करता है। ठीक है, इन मिक्स इकोनॉमी द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द प्राइस सिस्टम थ्रू इट्स ऑन प्राइस पॉलिसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो ये था छोटा सा कैप्सूल। 5-6 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए, आपके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से 5-6 क्वेश्चन देख लेना। प्लस अभी जो इसका मतलब लाइव टेस्ट अपना हो ही गया इसका, तो लाइव टेस्ट एक बार फिर से दे लेना, तो आपका ओवरऑल रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ये था अपना आईपी का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका कैप्सूल अपना तैयार। ठीक है।